हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र को ध्वस्त कैसे किया गया था जर्मनी में। ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? तो वो हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। कैसे किया, तो उसी के बारे में आज हम लोग को क्या करना है, चर्चा भी करना है, बातचीत भी करनी है, समझना भी है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर टू हिटलर। ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था। और ये मंत्रिमंडल भरों में सबसे शक्तिशाली क्या था? पद था। तो कौन सा पद? चांसलर का। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का क्या दिया था? न्योता दिया था। और ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली क्या हुआ? पद हुआ। तो भाई प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग क्यों देंगे, क्यों न्योता देंगे हिटलर को चांसलर का? ठीक है ना। क्योंकि सन 1932 में नात्सिक दलों ने 37% वोट पाया था और सबसे विशाल, सबसे बड़ा दल बनने में कामयाबी हुआ था। और उन दल का प्रमुख नेता होने के नाते प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग को मजबूरन हिटलर को न्योता देना पड़ा एज अ चांसलर। ठीक है ना। और ये मंत्रिमंडल भर में सबसे शक्तिशाली पद कैसे हुए, तो हम आपको बात इसके बारे में भी समझा देते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने देश का। तो हमारे देश में क्या है कि एक तरफ प्रेसिडेंट होते हैं और दूसरी तरफ कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। ठीक है ना। लेकिन रियल पावर किसके साथ होता है, किसके हाथों में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। ठीक है ना। यानी कि जो कुछ भी काम, जितने भी काम जो होती है वो किसके नाम पे होती है? तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है, यह होता है। ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ मेन जो पावर हो गया मंत्रिमंडल का, जो मेन पद जो हो गया, वो पद क्या जी का? चांसलर का। तो चांसलर का अर्थ होता है पॉलिटिकल हेड। ये मंत्रिमंडल भरों में सबसे शक्तिशाली क्या हुआ? पद हुआ। ठीक है। तो जो सत्ता का सपना एक समय देखा था हिटलर ने, जिस सत्ता को वो हासिल करना चाह रहा था, वो सत्ता तो अब उसको क्या हो गया? मिल चुका। ठीक है ना। बाय नाउ द नाजिस हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कॉज। ठीक है ना। तब तक नाजिस दलों ने क्या किया था? कंजर्वेटिव्स को अपने ही उद्देश्यों में जोड़ चुका था। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब एक समय जो नात्सिक दलों का जो उद्देश्य था, मकसद था, अब वही मकसद किनका रहेगा? कंजर्वेटिव्स का रहेगा। क्योंकि कंजर्वेटिव को भी नाजिस्ट पार्टी ने क्या किया था? अपने ही उद्देश्यों में जोड़ चुका था। है ना। हैविंग एक्वायर पावर, हिटलर सेंट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। पावर हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतंत्रीय शासन को क्या करना शुरू कर दिया? भंग करना शुरू कर दिया। क्यों ना करेगा? टॉपिक ही न है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब तो सत्ता में आ गया, तो अब लोकतंत्रीय शासन को वो क्या करने की कोशिश करेगा? भंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। कैसे करेगा वो अब हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। कितना हद पार किया हिटलर ने तानाशाही को लाने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है ना। कैसे वो एक तानाशाह बने, ठीक है ना, ये भी हम लोग जान जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात है, मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। एक रहस्यमयी आग लग गई जर्मन के संसद में। ठीक है ना। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? रेस्टैग कहा जाता है। यानी कि रेस्टैग में एक रहस्यमयी क्या लगी? आग लगी। ठीक है ना। रेस्टैग की बिल्डिंग में आग लगी, रहस्यमयी आग। ठीक है ना। और ये हिटलर का नात्सिक दलों का पहला कदम था। ठीक है ना। जिससे वो लोकतंत्रीय शासन को भंग कर सके। हमने बताया था ना कि अब तो सत्ता में आ चुका है हिटलर। ठीक है ना। तो लोकतंत्रीय शासन को क्या करने की कोशिश करेगा? भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि नात्सिक दल ने ही रहस्यमयी यानी कि वो आग लगाई, हिटलर ने ही वो आग लगाई, ये नहीं कहा जा रहा था। जैसे जैसे आप पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये नात्सिक दलों द्वारा ही क्या किया गया था? जर्मन संसद में यानी कि रेस्टैग में क्या लगी थी? तो आग लगी थी। किसके द्वारा लगी थी? तो वो नात्सिक दलों के द्वारा। ये आपको अंत में मालूम चलेगा, ये आपको बाद में मालूम चलेगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा। तो एक रहस्यमयी आग लगी जर्मन संसद में कि बिल्डिंग में, और कौन सा माह में? तो फरवरी माह में। ठीक है ना। और ये हिटलर का पहला कदम था
लोकतंत्रीय शासन का भंग करने का, ये एक पहला कदम था, याद रखिएगा। The Fire Decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitutions। तो आप थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे तो वो अग्निकांड की वजह से हिटलर ने हुक्मनामा सुना दिया, यानी कि हुक्म सुना दिया। हिटलर ने आदेश कर दिया। आदेश किस टाइप का आदेश किया कि अनिश्चितकालीन के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे इनडेफिनेटली का मतलब होता है, ठीक है ना, इनडेफिनेटली का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, ठीक है ना, सस्पेंडेड। तो वो क्या करता है, यही अग्निकांड के मामलों को उठाकर वो एक आदेश सुना देते हैं। हिटलर एक आदेश सुना देता है कि अब जर्मन के नागरिकों के अधिकारों को क्या किया जाएगा, छीना जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकार क्या थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, जो एक समय किसने दिया था, तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिया था, यानी कि वेमार असेंबली ने दिया था, ठीक है ना। तो वो सब छिना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि नात्सिक दलों के प्रति कोई क्या न कर सके, आवाज न उठा सके, कोई उनका विरोध न कर सके, ठीक है ना। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमी द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या है, ठीक है ना। अ कैंप वेयर पीपल वेर आइसोलेटेड एंड डिटेन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा स्थान है जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद किया जाता था, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली की करंट दौड़ते हुए कांटीले तारों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। जो कांटीले तारे जो होते हैं ना, वो उसमें क्या होता था, बिजली के करंट क्या करता था, दौड़ता था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन कैंप। फिर से एक बार और बता देते हैं कि ये एक ऐसा स्थान है जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया से, ठीक है ना, आपको क्या किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये कंसंट्रेशन कैंप जो था, ये बिजली की करंट दौड़ती हुई, यानी कंसंट्रेशन कैंप जो था वो करंट मतलब वो जो कांटीले तार सब जो है उसमें क्या रहेगा, बिजली सब रहेगा जो दौड़ती हुई रहेगी, ठीक है ना। तो वो उससे घिरा हुआ था कंसंट्रेशन कैंप्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात हो रहा था, क्या बात हो रहा था कि कहाँ चला गया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमी द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed up to the newly established concentration camp। इसके बाद हिटलर ने अपना कट्टर शत्रु, उनके हिटलर के कट्टर शत्रु कौन थे, तो वो कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट पे उन्होंने निशाना साध दिया या निशाना साधना शुरू कर दिया। इसके बाद हिटलर ने अपना कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट पे क्या किया, निशाना साधना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है ना। ज्यादातर कम्युनिस्ट को रातों रात, ज्यादा तौर पे कम्युनिस्ट को रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना। ज्यादा तौर पे कम्युनिस्ट को रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर, ठीक है ना। ये जो दबाना, मतलब कम्युनिस्ट को क्या किया जा रहा है, दबाया ना जा रहा है, कम्युनिस्ट को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दबाया क्यों जा रहा था, वो गंभीर रूप से इनको दबाया जा रहा था, मारा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, ताकि ये आवाज ना उठा सके। किसके प्रति, तो नात्सिक दलों के प्रति, यानी हिटलर के प्रति, है ना। इसीलिए ना हमने आपको बताया कि ज्यादातर पे मीन्स कम्युनिस्ट दलों के लोगों को क्या किया जाता था, रातों रात लोगों को रातों रात क्या कर दिया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल ऑफ डुसेलडॉर्फ, ये एक छोटा सा क्या है, शहर है जर्मनी का, ठीक है ना। 500,000 पॉपुलेशन, 1440 वेयर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। देखिए डुसेलडॉर्फ मीन्स लगभग उस देश में, उस शहर में कितनी आबादी थी, तो 5 लाख की आबादी थी। डुसेलडॉर्फ जो एक जर्मनी का एक छोटा सा जो शहर है, उसमें कितने लगभग आबादी थी, तो 5 लाख की आबादी थी, ठीक है ना। तो लगभग 5 लाखों की, ठीक है ना, आबादी वाले डुसेलडॉर्फ
शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुछ में 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्ट का था। यानी कि 1,440 जो है वो सिर्फ किसका है केस, तो वो कम्युनिस्ट का है, ठीक है ना। तो they were however only one among the 52 types of victim persecuted by the Nazis across the countries. ध्यान से सुनिएगा, नाजीज ने सिर्फ कम्युनिस्ट का सफाया ही नहीं किया, ठीक है ना। नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का क्या बनाया, निशाना बनाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिर से चले जाते हैं डुसलडोर्फ की तरफ ताकि आप क्लियर हो जाए क्या कि डुसलडोर्फ जो है एक छोटा सा शहर है, वो शहर में लगभग कितने आबादी थी, तो 5 लाख की आबादी थी, ठीक है ना। 5 लाखों की आबादी में जो मीन्स जितने भी गिरफ्तार किए गए लोग जो थे उसमें से बची कुछ कितने लोग थे, तो 6,808 थे। और उस 6,808 में से भी 1,440 किसके मामले थे, तो वो कम्युनिस्ट के मामले थे, ठीक है ना। नाजिस ने सिर्फ कम्युनिस्ट को अपना निशाना ही नहीं साधा, सफाया ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उस पर क्या किया, 52 किस्म के लोगों पे अपना दमन का क्या बनाया, निशाना बनाया, ठीक है। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज क्या किया गया, पास किया गया, ठीक है ना। इनेबलिंग के द्वारा वो पूर्ण रूप से तानाशाही को लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, या तानाशाही को लाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ जाइए कि इनेबलिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार अधिनियम बोला जाता है, विशेष अधिकार अधिनियम कहा जाता है इनेबलिंग को, फेमस इनेबलिंग एक्ट को, ठीक है ना। तो 3 मार्च 1933 को मशहूर विशेष अधिकार अधिनियम को क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है ना, इस कानून के जरिए, ठीक है ना, उन्होंने तानाशाही को लेकर आया। इस कानून, ये एक कानून है ना, 3 मार्च 1933 को मशहूर विशेष अधिकारी, फेमस क्या, इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब होता है विशेष अधिकार, ठीक है ना, और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम या कानून, जो बोलना है बोलिए, ठीक है ना। तो 3 मार्च 1933 को एक मशहूर विशेष अधिकारी अधिनियम को क्या किया गया, क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है ना। और इस कानून के जरिए उन्होंने जर्मनी में क्या लाया, तो तानाशाही लाया। याद रखिएगा, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कानून के द्वारा तानाशाही को जर्मनी में लाया गया था। तो 3 मार्च 1933 मशहूर विशेष अधिकारी अधिनियम कानून के द्वारा ये जो पारित, जैसे ही ये पारित हुआ, ठीक है ना, 1933 में 3 मार्च के दिन, ठीक है ना, उस दिन से लेकर जर्मनी में क्या आया, तो तानाशाही आया, ठीक है ना। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स, उस कानून के जरिए हिटलर को वो सारा पावर्स मिल गया, ठीक है ना, वो सारा ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट ऑल्सो, वो पार्लियामेंट को भी क्या कर सकता था, अलग कर सकता था, साइड कर सकता था, ठीक है ना। एंड रूल बाय डिक्री, और अपने हुक्म से वो क्या कर सकता था, चला सकता था। याद रखिएगा, ठीक है ना। 3 मार्च 1933 को मशहूर विशेष अधिकारी अधिनियम कानून को क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है ना। ये एक्ट ने क्या लाया, बल्कि जर्मनी में तानाशाही लाया, ठीक है ना। इस एक्ट ने, इस कानून ने हिटलर को वो सारा पावर दे दिया जिससे वो पार्लियामेंट को भी क्या कर सकता था, साइड कर सकता था, ठीक है ना। एंड अपने हुक्म से वो क्या कर सकता था, जर्मनी देश पे शासन कर सकता था, ठीक है ना। देखिए कितना हद से हद पार कर रहा है कौन, तो हिटलर। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी राजनीतिक दल सब जो थे, ठीक है ना, एंड ट्रेड यूनियंस, ठीक है ना, व्यापार जो थे, व्यापारी जो थे, केंद्रवादी जो सब थे, वेर बैंड, वो सबको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ठीक है ना, निरंकुश किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैन एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी, सब राजनीतिक दलों सबको क्या कर दिया गया, बंद करवा दिया गया, ठीक है ना। ट्रेड यूनियन सबको क्या कर दिया गया, बंद करवा दिया गया, सिर्फ किसको छोड़ के, नाजी पार्टी को। और नाजी पार्टी के दल के लोगों से जो जितने भी लोग जो जुड़े थे, बस इन दोनों को छोड़कर, एंड इट्स एफिलाइट्स का मतलब होता है उनसे लोग जो जुड़े हुए हैं,
नाजी पार्टी और उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, इन दोनों को छोड़ने के अलावा बाकी जितने भी राजनीतिक दलों सब जो है, जितने भी ट्रेड यूनियन सब है, उन पे क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। ठीक है। द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। अब राज्य ने क्या किया, स्थापित किया पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण क्या चीज पे, आर्थिक पे, मीडिया पे, आर्मी पे, न्यायपालिका पे, ठीक है ना। ये सारे के ऊपर अब किसका पावर था, तो स्टेट का पावर था, है ना। यहाँ सीधे बोल रहा है कि स्टेट एस्टैब्लिश, यानी कि राज्य ने स्थापित किया पूर्ण नियंत्रण। अब ये जो पूर्ण नियंत्रण है वो किसका रहेगा, तो वो स्टेट का रहेगा। क्या क्या चीजों पे, तो आर्थिक पे भी उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा स्टेट का, मीडिया पे भी इसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, आर्मी पे भी उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, और ऑब्वियसली लास्ट में जो है न्यायपालिका, उसका भी पूर्ण रूप में नियंत्रण भी कौन रखेगा, तो वो स्टेट ही रखेगा। ठीक है। स्पेशल सर्वाइलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट नाजिस वांटेड। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, विशेष निगरानी। स्पेशल सर्वाइलेंस का मतलब होता है विशेष निगरानी, एंड सिक्योरिटी फोर्स का मतलब होता है सुरक्षा बल, या सुरक्षा बल वो सब, है ना। ये इनको क्या किया गया था, बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, ठीक है ना, ताकि ये नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है ना, और आदेश मतलब एन ऑर्डर भी कर सके। किन लोगों को ऑर्डर कर सके, मतलब समाज को ऑर्डर कर सके कि जिस तरीके से नाजिस चाहते हैं उसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, ठीक है ना। विशेष निगरानी रखा जाता था समाज के ऊपर। सिक्योरिटी फोर्स क्या करते थे, कंट्रोल में रखते थे समाज को, ठीक है ना। जिस तरीके से नाजिस चाहते थे ये सिक्योरिटी फोर्स करवाते थे, ठीक है ना। तो ये दोनों को बनाया ही गया था, ये निगरानी प्लस सुरक्षा बल को क्रिएट किया गया था ताकि समाज को एक ऑर्डर में क्या किया जा सके, रखा जा सके और अपने नियंत्रण में रखा जा सके, ठीक है ना। जिस तरीके से नाजिस चाहते हैं, नास्तिक चाहते हैं, उसी तरीके से उसके आदेश के अनुसार ये समाज भी क्या करे, चले। तो इसी के लिए क्या बनाया गया था, सिक्योरिटी फोर्स भी बनाया गया था एंड विशेष निगरानी भी रखा जा रहा था, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, regular police in green uniform and the SA or the storm trooper, this included the Gestapo, secret state police, SS यानी कि the protection squad, criminal force and the security service SD, ठीक है ना। देखिए पहले से ही ऑलरेडी रेगुलर पुलिस जो ग्रीन यूनिफॉर्म में रहता है था जर्मनी में, वो कौन सब थे, तो SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है ना, और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है ना। यानी कि ये सब पहले से ही, ये सब रेगुलर पुलिस थे, मतलब ये पहले से ही मौजूद थे, हरे यूनिफॉर्म में पहले से ही ये लोग क्या करते थे, जर्मनी में मौजूद थे, ठीक है। इनके अलावा भी क्या किए नात्सिक दलों ने, या नात्सिक दलों ने नहीं, हिटलर ने क्या किया कि इसी में क्या शामिल कर दिए, गेस्टापो। गेस्टापो का मतलब होता है गुप्त, ठीक है ना, गुप्त राज्य जनरक्षक, यानी कि गुप्त सीक्रेट स्टेट पुलिस। ये सीक्रेटली क्या करेगा, काम करेगा, सीक्रेटली निगरानी रखेगा, सीक्रेटली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो गठन कर रहा है, ये जो बना रहा है हिटलर, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सभी धीरे धीरे करके एक एक करके उसी में क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहा है। तो पहला तो ऐड जो उन्होंने किया वो था गेस्टापो। गेस्टापो के बाद SS यानी कि प्रोटेक्शन स्क्वाड भी उन्होंने गठन किया, एंड क्रिमिनल पुलिस का भी उन्होंने क्या किया, गठन किया, एंड द सिक्योरिटी सर्विस यानी कि SD का भी उन्होंने क्या किया, गठन किया, ठीक है। तो ये सभी जो गठन किया जा रहा है, ये जस्ट टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट नाजिस वांटेड, जिस तरीके से नाजिस चाहते थे उस तरीके से वो कंट्रोल करना चाहते थे और ऑर्डर करवाना चाहते थे, ठीक है ना, ऑर्डर देना चाहते थे कि उसी के आदेश के अनुसार आपको चलना है, यानी कि नाजिस के आदेश के अनुसार आपको क्या करना है, चलना है, और उसी के अंडर में आपको क्या करना है, रहना भी है। इसीलिए इतने सारे जो सीक्रेट स्टेट पुलिस हो गया, ठीक है ना, SS हो गया यानी कि प्रोटेक्शन स्क्वाड हो गया, क्रिमिनल पुलिस हो गया, सिक्योरिटी सर्विस जो हो गया SD, ये सबको क्या किया जा रहा था, गठन किया जा रहा था, ठीक है ना। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ठीक है ना, इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दिस न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्स। ये जो नया संगठित ताकत सब जो है, ठीक है ना, ये कैसे पावर में आ रहा है, ठीक है ना, ये किस चीज़ की वजह से पावर में आ रहा है, ठीक है ना। ये समझ आइए कि वो जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिला है किसको, हिटलर्स को, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला है, जैसे कि अब पूरे राज्य पे किसका कंट्रोल रहेगा, तो वो हिटलर का रहेगा, ठीक है ना।
स्टेट का बात कीजिए, सॉरी इकोनॉमी का बात कीजिए, जुडिशरी का बात कीजिए, मीडिया का बात कीजिए, आर्मी का बात कीजिएगा, तो ये सभी क्या है जो इस पे पूर्ण रूप से क्या कर लिया, स्टेट जो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, तो ये पावर सब किसका हो गया, लगभग हिटलर का ही नहीं हो गया। तो वही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की वजह से ये जितने भी संगठित जो ताकत थे, जिसको नाजी ने एक जो रेपुटेशंस जो अपना प्रतिष्ठा खोया था, वो फिर से नाजी लोगों ने क्या किया, पाया। ठीक है ना। एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, क्या नाम से जाना गया, द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। ठीक है ना। द ड्रेडेड का मतलब होता है यहां समझ, खूनकार अपराधी वाले राज्यों के नाम से जाना गया। ठीक है ना। ये हमने आपको बता दे रहा है कि दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशंस। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने अपना प्रतिष्ठा कैसे हासिल किया, तो हम आपको बता देते हैं प्रतिष्ठा कैसे, वो जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स जो संगठित ताकतों को सबको मिला था, संगठित फोर्सेस सबको मिला था। ठीक है ना। अब संगठित फोर्सेस सब कौन कौन सा होता था, हम तो बताए ना कि गेस्टापो बनाया गया, एसएस बनाया गया, एसडी बनाया गया। ठीक है ना। ये सब के द्वारा जो था, ये लोग का जो बल जो था, ठीक है ना, ये जो संगठित ताकत का बल मिला, ठीक है ना, जब संगठित को बल मिला तो जो प्रतिष्ठा नाजी लोगों ने खोया था, वो प्रतिष्ठा उन्होंने क्या कर लिया, पा लिया। ठीक है ना। एंड ये जो इसी के वजह से मीन्स इन राज्यों को, ठीक है ना, क्या नाम से जाना गया है, ठीक है ना, खूनखार अपराधी के नामों से क्या किया गया, खूनखार अपराधी राज्यों के नाम से क्या किया गया, जाना गया। ठीक है ना। उसके बाद पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। ठीक है ना। अब यहाँ सुनते रहिएगा बढ़िया से, यहाँ क्लियर हो जाएगा। पीपल कुड नाउ बी डिटेन, ठीक है ना। अब डिटेन का मतलब हिरासत में लेना। ठीक है ना। पीपल को हिरासत में लिया जा रहा था, और लेने वाला कौन है, इन गेस्टापो टॉर्च मतलब एक मतलब सीक्रेट स्टेट पुलिस का एक टॉर्चर चैम्बर था। ठीक है ना। एक टॉर्चर क्या था, चैम्बर था। ठीक है ना। जिसमें क्या किया जाता था, उसको हिरासत में लिया जाता था, जिस पे शक था उसको हिरासत में क्या कर लिया जाता था, ले लिया जाता था। ठीक है ना। और कहाँ पहुंचा दिया जाता था, सीक्रेट स्टेट पुलिस के द्वारा गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में। ठीक है ना। राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब राउंड करके उसको कहाँ भेज दिया जाता था, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। ठीक है ना। और वहाँ पे क्या कर दिया जाता था, या तो देश से निकाल दिया जाता, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जैसे वो पहुँच जाता था, या तो उसको देश से क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, या बिना कानूनी के प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये समझ जाइएगा क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर। सीक्रेट स्टेट पुलिस का एक गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर था, जो जितनी भी सीक्रेट स्टेट पुलिस को जिस पे शक होता था उसको क्या कर लेता था, हिरासत में ले लेता था, और सीधे भेज देता था गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में। ठीक है ना। वहाँ पे राउंड करके कहाँ भेज दिया जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था। ठीक है ना। और जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो जो उनको विरोध करते थे उनको पहुंचाया जाता था, या तो उसको देश से निकाल दिया जाता था, या बिना कानूनी प्रक्रियाओं से उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है ना। द पुलिस फोर्स एक्वायर पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, है ना। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि पुलिस का पावर जो है ना, लगभग पुलिस फोर्सेस एक्वायर पावर मतलब वो लोग को क्या मिला, बल मिला, ताकत मिला। ठीक है ना। टू रूल, ताकि वो क्या कर सके, शासन कर सके, बिना कोई नहीं बोला जाता है कि बिना दया के उनको क्या मिला, तो मीन्स पावर मिला कि वो क्या कर सके, शासन को बना सके। ठीक है ना। निर्दय इंसान जिसे कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो लास्ट में रिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो लास्ट में यही हम लोगों ने समझा, कोशिश किया, ठीक है ना, कि जो दंड का आसनता से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। धीरे धीरे यही आप लोगों ने पढ़ा कि पुलिस फोर्स एक्वायर पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। है ना। पुलिस का जो पावर था उसको क्या चीज़ की ज़रूरत थी, उसको पावर की ज़रूरत थी, ताकि वो निर्दय बन करके वो शासन को क्या कर सके, ले आ सके, और ख़ास तौर पे समाज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।